वेलकम स्टूडेंट। मैं आपको मायोफेशियल रिलीज़ के बारे में बता रही थी। मायोफेशियल रिलीज़ थेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट होती है, बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और अब तक जो है इस पर बहुत ज़्यादा आरसीटीज़ हो चुकी हैं। अच्छा, जो ज़्यादातर रिसर्चेस हुई हैं वो किस लिए हुई हैं? ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। मैकेनिकल पेन्स, चाहे वो नेक के हों चाहे वो बैक के हों, और ज़्यादातर जो स्टडी हुई है वो आरसीटीज़ हुई है। ये भी एक स्टडी हो चुकी है, इफेक्टिवनेस ऑफ मायोफेशियल रिलीज इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक लो पे बैक नर्सिंग प्रोफेशन। अभी हमारे पास ये डोमेन खाली, हम ये कर सकते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ मायोफेशियल रिलीज इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक लो बैक पेन इन फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स या डीपीटी स्टूडेंट्स। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ और इंशाल्लाह इसकी वीडियोस भी हम देखेंगे। ये एक पूरा सेमिनार हुआ था यूके के अंदर और वहाँ से मैंने ये आप लोगों के लिए जो है ना वो ली है पीवीटी। बैक के अंदर किस तरह से हो रही होती है ग्लाइडिंग, आप देख रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच दे रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेचिंग प्लस विंड्स अप होती है एंड पोजिशनिंग, स्किन रोलिंग, स्किन को रोल करना, स्किन को बिल्कुल पकड़ते हैं और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच देते हैं। आपके कंटेंट के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेचिंग के बारे में और स्किन रोलिंग करते हुए जाते हैं। ये बैक के ऊपर है। अच्छा, ये अब आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ट्रेपीजियस से लेके आप अपने जो है लोअर लंबर एरिया तक भी आप जा सकते हैं। लैटिमस डॉर्साई वगैरह सारे पैरास्पाइनल मसल्स को भी आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि कहाँ पे टाइटनेस है, कहाँ पे स्पाज़म है, कोई ट्रिगर पॉइंट है, टेंडर पॉइंट तो नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें हैं तो वो रिमूव करने के बाद अब आप किसके ऊपर चले गए? स्ट्रेचिंग्स के ऊपर चले गए। और इस स्ट्रेचिंग के लिए स्पेशली क्या यूज़ हो रहा होता है? जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच दे रहे होते हैं या ग्लाइडिंग दे रहे होते हैं या स्किन रोलिंग, तो उधर आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? अपने थंब का यूज़ करना पड़ता है। शोल्डर एंड अपर ट्रैप, इसके लिए स्ट्रिपिंग, आइसोलेटेड एमएफआर ओवर ट्रिगर पॉइंट। सबसे ज़्यादा जो ट्रिगर पॉइंट कॉमन होते हैं बैक वाले एरिया में वो अपर ट्रैप्स एरिया में होते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? स्किन को रोलिंग करना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच देना है। और दूसरा ये सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी हैंड्स की मूवमेंट होनी चाहिए और इसमें भी आप थम्स को यूज़ करेंगे लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म के अंदर। ये इधर जो है ये ट्रिगर पॉइंट थेरेपिस्ट जो है वो रिलीज़ करिए। उसके बाद इसी थंब से जो है ये स्कैपुलर रीजन तक आ जाएगी और फिर क्या क्या जाना है? टू एंड फ्रो जाना है, सुपीरियर टू इंफीरियर एंड इंफीरियर टू सुपीरियर, मीडियल टू लेटरल, लेटरल टू मीडियल। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए इसके लिए। क्वाड्रिसेप के लिए ग्लाइडिंग अगेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच। जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच देते हैं तो हाथों को पूरा आगे तक ले जाते हैं ताकि कि पूरी की पूरी फेशिया आपकी क्या हो जाए? रिलीज़ हो जाए। दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच। इधर भी आप ये देख लेंगे स्किन फोल्ड्स बन रहे हैं, तो स्किन फोल्ड्स में आपने क्या करना होता है? अपने हैंड से मसल को क्या करना होता है? ग्रिप करना होता है, थोड़ा सा अपलिफ्ट करना होता है और उसके बाद मूव करते 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 ऊपर जाना होता है। फोर आर्म स्ट्रेच एंड रोल, ये देखें, फोर आर्म से स्ट्रेच किया एंड देन रोलिंग। हैमस्ट्रिंग के अंदर आप किस तरह से कर रहे होते हो? ग्लाइड्स दे रहे होते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेचिंग हो रही होती है, स्किन रोलिंग। अच्छा, हैम्स यूजुअली जो है लोगों का बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो जहाँ पे भी आपके टाइट मसल्स होंगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है? नकल्स ऑफ योर फिंगर यूज़ करना। दूसरा मैं आपको बताना चीज़ चलूँ कि जब भी आप ग्लाइडिंग या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेचिंग की तरफ जाएँ तो बहुत अच्छा रोल तब आ रहा होता है, मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा, जब आप कोई लुब्रिकेशन वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो लुब्रिकेट कोई जेल्स वगैरह। सबसे ईजिएस्ट वे होता है कि अब आप अगर जो है फॉर एग्जांपल कोई और सर्टेन पैथोलॉजी नहीं है पेशेंट को या कुछ और प्रॉब्लम नहीं है या स्किन कोई एलर्जी नहीं है, तो अब आप कोई मॉइस्चराइज़र या ऑयल वगैरह आप जिसमें जो है बहुत ज़्यादा क्या हो चिकनाई हो, जिसके अंदर आप इसमें आप यूज़ कर सकते हैं कोई मॉइस्चराइजिंग या क्लेंजिंग लोशन आप यूज़ कर सकते हैं, या आप इसके अलावा अल्ट्रासाउंड वाली आप जेल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह। वो लगाने के बाद क्या होगी, क्योंकि अब आपने क्या करना है? टाइट मसल्स के ऊपर वर्कआउट करना है। और अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे होते तो फिर क्या हो रही थी? आपके फिंगर्स या आपके नकल्स और वो जो पेशेंट का जो एरिया है उसके बीच में फ्रिक्शन आ रही होती है, तो पेशेंट को ज़्यादा फील आ रहा होता है। तो अब आपने क्या करना है? कोई भी लुब्रिकेशन वहाँ पे अप्लाई करनी है। लुब्रिकेंट अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है? ग्लाइडिंग देना है। और जब भी टाइट मसल्स होंगे तो आप लोगों ने क्या करना है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच जब भी आप दे रहे होंगे तो वो अपने नकल्स और फिंगर्स या हाइपोथेनार मसल से आप दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन यही है और ये हैमस्ट्रिंग को रिलीज़ करवाता है। स्किन रोलिंग, स्ट्रिपिंग, टैक एंड स्ट्रेच, इंशाल्लाह ये वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काफ मसल्स,
ठीक है। स्ट्रेच आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे दिया जा रहा है, ये देखें, ये स्ट्रेचिंग दी जा रही है और उसके बाद ये ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगेन ग्लाइडिंग ऑन स्ट्रेच क्या हुआ कि स्ट्रेच करने के बाद हैंड्स को ग्लाइड करवाना है, ठीक है। और इसमें आप फोर आर्म स्ट्रेच एंड रोलिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये पोजीशन पेशेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पिलो प्लेस नहीं करते फुट के नीचे तो फिर क्या होता है, इतना ज़्यादा जो है ना वो एरिया आपके पास क्या नहीं होता, एक्सपोज नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि 30 डिग्री अप करने के बाद जब आप पेशेंट अप करते हैं अपने उसको लिफ्ट करते हैं लेग्स को, तो सोलियस मसल्स जो है ना वहाँ की स्ट्रेचिंग और ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग्स वगैरह जो है ना वहाँ पे बहुत अच्छी हो जाती है। तो ही इज़ वर्किंग ऑन द सोलियस मसल ना। तो सोलियस मसल के ऊपर किस तरीके से 30 डिग्री अपलिफ्ट करने के बाद थ्रू द फिंगर्स, ये मैंने आपको बताया आपकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है, मीडियल टू लेटरल, लेटरल टू मीडियल। अब ये किस तरह से जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। ग्लूटल रीजन में जो है एक और चीज़ मैं आपको क्लिनिकल पॉइंट बताती चलो, ग्लूटल रीजन के अंदर ट्रिगर पॉइंट अगर बन जाए तो यूजुअली जो मसल्स को टारगेट करता है वो होता है पेरिफॉर्मस के अंदर से शार्टिक नर्व पेयर्स कर रही होती है, ठीक है। अगर ट्रिगर या टेंडर पॉइंट या कोई स्टिफनेस हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, टाइटनिंग हो जाती है, पेरिफॉर्मस मसल्स की स्पाज्म हो जाता है और वो किसको कंप्रेस कर रहा होता है, शार्टिक नर्व को। दिस इज़ नोन एज सूडो शार्टिक पेन। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को एक्जैक्टली लाइक अ शार्टिक का पेन हो रहा होता है। तो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ट्रीट योर पेशेंट, किस चीज़ का ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, शार्टिक का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो, बट फर्स्टली यू हैव टू इवैल्यूएट पेरिफॉर्मस मसल, क्योंकि 80% या 70% ऑफ द केसेस में ये होता है कि पेरिफॉर्मस टाइटनेस होती है, मसल स्पाज्म होता है, जिसकी वजह से वो पेन मिमिक कर रहा होता है। तो क्या करना चाहिए अगर ये सारी कंडीशन है, तो सबसे पहले आपने पेरिफॉर्मस को रिलीज़ कराना है। रिलीज़ आपने कैसे कराना है, अगर वहाँ पर टेंडर, क्योंकि पेरिफॉर्मस काफ़ी बड़ा और डीप मसल है, तो सबसे अच्छा जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड का। जहाँ पे टेंडर ट्रिगर पॉइंट है, पहले अब आपने उसको अपनी एल्बो से चेक किया, थोड़ा डीपली कंप्रेस करके, जिस तरह से ये थेरेपिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर पेशेंट पेन का साइन देते हैं तो इट्स मीन देयर सम टेंडर और ट्रिगर पॉइंट ना। उसके बाद आपने उसको रिलीज़ करना, किस तरीके से, आप अपनी एल्बो के थ्रू भी रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने थंब को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो डीप मसल से आपका थंब जो है इंजर्ड हो सके, ना ही आप हाइपोथेनॉल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होता है, आप थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड उसी एरिया के ऊपर जो आपके पेरिफॉर्मस वाला मसल जहाँ पर टेंडर या ट्रिगर पॉइंट है, आप अल्ट्रासाउंड जेल या डाइक्लोरान जेल लगाने के बाद, मिक्स करने के बाद एक सोल्यूशन बनाकर अल्ट्रासाउंड थेरेपी अगर आप वहाँ पे करेंगे, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, तो बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा होगा। उसके बाद अब आपने फिर स्ट्रेचिंग और सॉफ्ट टिश्यू मसाज की तरफ आना है, ओके। साइडलाइन पोजीशन में मसल ऑन अ स्ट्रेच, टॉवल फॉर पेशेंट कंफर्ट एंड डिग्निटी। आपने पेशेंट की पोजीशन जिस तरह से भी वो जो है ना कंफर्टेबल हो, कम्युनिकेशन करना, पिन अंडर ग्रेट थ्रो कंटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकली होती है। इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मुझे परफेक्ट वीडियोस मिल जाए जिसके थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर सकूँ। अच्छा, मायोफेशियल रिलीज़ के साथ कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। उसमें आप टेपिंग कर रहे होते हो, ड्राई निडलिंग कर रहे होते हो, ऑक्यूपंचर कर रहे होते हो, क्लियर, और इलेक्ट्रो ऑक्यूपंचर कर रहे होते हैं, कपिंग कर रहे होते हैं आप उसके अंदर। हिजामा भी मतलब एक रिलीजियस एस्पेक्ट से जो है उसका भी रोल है। तो टेपिंग हो रहा होता है, जैसा हम अपर ट्रैप्स की बात करते हैं, तो टेपिंग क्या कर रही होती है, मसल्स को रिलीज़ कर देती है और रिलैक्स करने में हेल्प कर रही होती है। ट्रिगर पॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट या टेंडर पॉइंट होता है किसी भी मसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से मसल्स में क्या हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है और शॉर्टनिंग या स्पाज्म वाली प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आपके पास आ रहा होता है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अप्लाई मायोफेशियल रिलीज ट्रीटमेंट, तो सबसे पहला जो हमारा होना चाहिए कि हमें किसको रिमूव करना है, हमें ट्रिगर पॉइंट या टेंडर पॉइंट से पेशेंट को क्या करना है, छुटकारा देना है, ये पेशेंट को फ्री करना है। उसके बाद रिलीज़ करने के बाद जब हम टेंडर और ट्रिगर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मायोफेशियल रिलीज़। दूसरा मैं आपको क्लिनिकल पॉइंट बताती भी चलूँ, आपने अक्सर पेशेंट्स को देखा होगा रिपीटेडली टेंडर पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट्स बन रहे होते हैं, पेन ठीक हो गया फिर दोबारा, फिर ठीक हो गया फिर दोबारा। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि क्लिनिक्स के अंदर क्लिनिशियंस को ये चीज़ें नहीं पता होती कि ट्रिगर पॉइंट, टेंडर पॉइंट, तो ये चीज़ नहीं पता होती कि ट्रिगर पॉइंट और टेंडर पॉइंट पहले रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप मायोफेशियल रिलीज़ अगर करवाते हैं, स्ट्रेचिंग देते हैं, तो वो ट्रिगर दोबारा से क्या होता है, रीग्रोथ नहीं हो रही होती।
और फ्रीक्वेंटली जो है ना पेशेंट को क्या हो रहा होता है कि ट्रिगर और टेंडर पॉइंट की कंप्लेंट्स नहीं हो रही होती। तो ये एक क्लिनिकल स्किल्स है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब भी आप किसी मसल्स, बेली या किसी भी स्ट्रक्चर को ट्रीट करें, ट्रिगर पॉइंट या टेंडर पॉइंट रिलीज़ करने के बाद आपने स्ट्रेचिंग्स वगैरह देनी है, मायोफेशियल रिलीज़ करवाना है, उसके बाद आपने कोल्ड पैक अप्लाई करना है। अगर आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो आपके पेशेंट को दोबारा ट्रिगर या टेंडर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि पूरी की पूरी फेशिया जो है उसमें रिलीज़ हो जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइजेज, दूसरा मैं आपको क्लिनिकल पॉइंट बताती हुई चलूँ, एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं आपसे बात करूँ, फाइब्रोमाइल्जिया एक कंडीशन है जिसमें मुख्तलिफ टेंडर पॉइंट्स बन जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा होता है कि पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आ रहा होता है, उसे हर जगह पेन होता है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कितने हैं, टोटल 18 होते हैं। अगर 9+ हो रहे होते हैं तो फिर आप डायग्नोज कर रहे होते हो कि पेशेंट माइट हैव एन फाइब्रोमाइल्जिक कंडीशन, और उसके अंदर क्या होता है पूरी बॉडी के अंदर मसल्स जो है ना आपको पेन कर रहे होते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर अब आपने क्या करना है, यू हैव अ मल्टीपल मसल्स, आपके पास क्वाड्स भी हैं, हैम्स भी हैं, अपर ट्रैप्स भी है, बैक भी है। तो अब सारे एरिया के ऊपर पूरा दिन तो आप बैठ के नहीं मसाज कर सकेंगे। तो उसके अंदर ये प्रोटोकॉल होता है कि आपने अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी होती है। आप ट्रेडमिल की एरोबिक एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने किसको हिट करना है, सेलुलर लेवल के ऊपर हिट करना है। आपने क्या करना है, आप अपने पेशेंट को क्या करेंगे, एरोबिक एक्सरसाइजेज देंगे। एरोबिक एक्सरसाइजेज जब आप देंगे तो वो पूरा प्रोसेस होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और फिर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज बनाएगा, ऑक्सीजन आपके क्या होगा, सेल्स को मिलेगा। जब सेल्स को आपको मिलेगा जो हाइपॉक्सिक हो चुके हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। तो जो इफ़ेक्ट आप मसाज के थ्रू, क्योंकि अगर एक लोकलाइज पार्ट है किसी एक एरिया की प्रॉब्लम के साथ आपके पास पेशेंट आ रहा है तो यू कैन ट्रीट इजीली। बट अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे हेड टू टो पेन, इधर भी टेंडरनेस, और जब आप एग्जामिन भी करेंगे तो यू विल फील कि एवरीवेयर इज़ अ टेंडरनेस, तो यहाँ आके क्लिनिशियन को बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है कि अब मैंने क्या करना है। एट दैट स्टेप आपने एरोबिक एक्टिविटीज़ के ऊपर आ जाएंगे, जिसमें आप स्लो वॉकिंग करवा सकते हैं, ट्रेडमिल करवा सकते हैं, साइकिलिंग करवा सकते हैं, लैप्टिकल करवा सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, तो वो रिलीफ करने में काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा फोम रोलिंग का भी बहुत ज़बरदस्त रोल है। अगर कहीं ट्रिगर या टेंडर पॉइंट बन जाता है तो पेशेंट को क्या करना होता है, या पूरी मसल्स की आपको रिलीज़ करना होता है, पूरी बेली को, पूरी एगोनिस या एंटागोनिस किसी को भी आपने रिलीज़ करना होता है। तो फोम रोलिंग जो है एक बड़ा सा पार्ट है जिसको आप बड़े एरियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी पूरी बैक को क्या कर सकते हैं, इधर रिलीज़ कर सकते हैं। रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि मायोफेशियल रिलीज़ करवा रहे हैं, मसल्स और फेशिया को रिलीज़ करें। अब ये रोलिंग कैसे होगी, टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होगी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इस तरीके से करेंगे। और ये जो पेशेंट है ये क्या करेंगे कि इसके ऊपर रोलिंग करते रहेंगे, आगे पीछे आगे पीछे। तो क्या होगा, ये जो बैक की पूरी फेशिया और मसल्स है वो क्या हो जाएगा, आपका रिलीज़ हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को हॉट पैक उसके बाद आपने अपने पेशेंट को कोल्ड पैक देना है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा। नेक्स्ट ये कि अगर कोई शॉर्ट पार्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करती हूँ कि आपने फेशिया रिलीज़ करनी है प्लांटर रीजन की, प्लांटर फैशियाइटिस है, और अब आपने फेशिया रिलीज़ करनी है, तो रोलर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एरिया को देखते हुए यू कैन यूज़ अ टेनिस बॉल के थ्रू भी क्या हो सकता है, मायोफेशियल रिलीज़ हो सकता है। तो दीज आर द सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक जो कि आप अपने पेशेंट्स को बताएंगे और टीच करेंगे, वो घर में भी खुद से ही परफॉर्म कर सकते हैं। आउटकम मेजर भी आपने देखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ, जब आपके पास पेशेंट क्लिनिक्स के अंदर आ रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, असेसमेंट करनी होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, और उन सारी चीज़ों को आपने क्या करना होता है, डॉक्यूमेंटेड करना होता है। और उसमें आप किस किस चीज़ों का सहारा ले रहे होते हैं, कौन कौन से स्किल। फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आए, आप डायरेक्टली जो है वो ट्रीटमेंट तो स्टार्ट नहीं कर देंगे, तो आप वास्ट स्केल पेन स्कोरिंग कर रहे होते हो कि भाई आपको 6 पे है, 7 पे है, कितना % पेन है, तो उस टूल की आप हेल्प ले रहे होते हो, ठीक है। दूसरा ये आप मसल लेंथ वगैरह और स्पेशल टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हो। क्वालिटी ऑफ स्लीप, आप डिफरेंट क्वेश्चन आए पेशेंट को दे रहे होते हो। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो कहता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, तो मे बी दिस विल बी द रीज़न मसल स्टिफनेस या मसल स्पाज्म का, तो आपने वो भी चेक करना होता है। एबिलिटी ऑफ डेली लाइफ, ADL से रिलेटेड क्वेश्चन आया होता है, वो भी आपने भरवाना होता है, फिल आउट करवाना होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड होता है, एंजाइटी लेवल से रिलेटेड। फिर अब आप मसल लेंथ भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशल टेस्टिंग भी परफॉर्म कर रहे हैं।
फिर अब आपने क्या किया, अपने पेशेंट को इनरोल कर लिया एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के, मैं अपने पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ, ठीक है। आज डे 1 है। अब आपने डिसाइड किया मैंने अपने पेशेंट को 5 सेशंस देने हैं क्लिनिक के ऊपर, एंड रेस्ट ऑफ द अदर सेशंस वो कहाँ पे करेगा, होम। तो यह 5 या 6 आपने जो भी सेशन प्लान किए होंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। अब क्या होगा, आपने प्री असेसमेंट कर ली कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले, अब आपने ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट किया। जैसे ही 2 सेशन कंप्लीट होंगे आपने क्या किया, अगेन वो जो क्वेश्चन आए या आउटकम मेजर जो टूल्स थे जो आपने क्वेश्चन आए फिल करवाए थे प्री ट्रीटमेंट, वो अब आपने क्या करवाएंगे, मिड ऑफ द ट्रीटमेंट आपने फिल आउट करवाया। और फिर जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू यू 5 सेशन या 4 सेशन जो भी आपने प्लान किए हो, तो पोस्ट ट्रीटमेंट आपने क्या किया, अगेन इसको फिल आउट करवाया। इससे क्या एडवांटेज होगा, इससे आपको ये पता लगेगा कि पहले पेशेंट के साथ मसल लेंथ क्या थी, ठीक है, स्पेशल टेस्टिंग की थी तो हमें क्या फाइंडिंग आ रही थी, पेन स्कोर क्या था प्री। फिर मिड में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो इट्स मीन मिड आपको ये हेल्प आउट करेगा कि आप जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं, जो भी आप थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, ये इफेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पेशेंट का वास स्केल जो है, वास स्कोर जो है वो तकरीबन 7 था जब आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 2 सेशन हो गए उसके बाद 5 पे, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है आपके पेशेंट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वास के स्कोर जो था वो 7 था या 6 था, और पोस्ट ट्रीटमेंट मिड ऑफ द ट्रीटमेंट 2 ट्रीटमेंट सेशन के बाद वो जो स्कोर है वो आपका 7 या 8 पे फ्लक्चुएट कर गया, इंक्रीज़ हो गया, तो इट्स मीन जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो पेशेंट को सूट नहीं कर रहा और पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो एब्रप्टली आपने क्या करना होता है, उसको फ़ौरन से स्टॉप करना होता है। तो ये थोड़ी सी आपकी हेल्प करेंगे, तो आउटकम मेजर इसलिए भी ज़रूरी है। अब आपने देख लिया क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चन आया, देख लिया पेशेंट का क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्लीप में पैटर्न क्या है। अब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को सूदिंग इफेक्ट आया, स्लीप भी बेहतर हो रही है, तो ये सारे के सारे आउटकम मेजर्स होते हैं जो आप देखना चाह रहे होते हैं। व्हाट आर द आउटकम मेजर्स? आउटकम मेजर्स वो होते हैं जो आप किसी भी ट्रीटमेंट के बाद जो है वो क्या देख रहे होते हो, देखने जा रहे होते हो, या ट्रीटमेंट से पहले आप उसको फिल आउट करवा लेते हो और उसके इफेक्ट आप देख रहे होते हो। नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडीज़ हैं, ये एमफिल लेवल की है। थैंक यू क्लास, मैं आपको कुछ वीडियोस शेयर करती हूँ, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन इट। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम लोग मायोफेशियल पेन के बारे में देख रहे हैं। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब कैन बोथ अफेक्ट। Is characterized by presence of hyperirritable spots located in skeletal muscles called trigger points. Trigger points में आ जाते हैं, tender points भी आ जाते हैं felt as a band or a nodule of muscle with harder than normal consistency. Palpation of trigger points may elicit pain. आपको मैंने बताया था सबसे पहले आपको रिपीट करना होता है कि कहाँ पे टेंडरनेस है, ये ट्रिगर पॉइंट है और वो पेन कहाँ तक पूरा फ्लो हो रहा है। As the pain mimics symptoms of more well-known common conditions. For example, trigger point-related pain in the head and neck region may manifest as tension headache, temporomandibular joint pain, eye pain, or tinnitus. Symptoms of myofascial pain syndrome include regional persistent pain, commonly associated with limited range of motion of the affected muscle. The pain is most frequently found in the head, neck, shoulders, extremities, ये इसके पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये trigger points are developed as a result of muscle injury. This can be acute trauma poor caused by posture, sport muscle injury, injury, accidents, muscle chronic muscle spasms, overuse brought by repetitive occupational activities, emotional stress, or poor posture. आपको बताया था कि स्ट्रेस वगैरह भी पूछना होता है, पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चन आर भी देखना होता है, स्लीप पैटर्न भी। Muscle fibers contract and cannot relax. These fibers make the muscles shorter and constitute a taut band. कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, रिलैक्स नहीं होते, और ट्रीटमेंट के थ्रू आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच से इनको रिलैक्स कर रहे होते हैं। The sustained contraction of muscle sarcomeres compresses local blood supply, resulting in energy shortage of the area. This metabolic crisis activates pain receptors, generating a regional pain pattern that follows a specific nerve passage. The pain patterns are therefore consistent and are well documented for various muscles. Treatment of myofascial pain syndrome aims to release trigger points and return the affected muscle to original length and strength. Common treatment options include manual therapy such as massage,
involves application of certain amounts of pressure to release trigger points. The outcome of manual therapy strongly depends on the skill level of the therapist. The spray and stretch technique makes use of a vapor coolant to quickly decrease skin temperature. तो मैंने बताया स्ट्रेचिंग्स वगैरह देना है और ये स्प्रेज वगैरह जो है प्लेयर्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, दिस इज नोन एज वैपोकूलेंट स्प्रेज. allowing the muscle to fully stretch and thus releasing the trigger प्लेयर्स points. वगैरह एथलीट्स वगैरह को Trigger point injections with saline, local anesthetics, or steroids are well accepted as effective treatments for myofascial trigger points. Dry needling, insertion of a needle को बताया without था ड्राई injecting the नीडलिंग solution, टेपिंग. is reported to be as effective as injections.